14 जून 2025 की ये बात है। शादी को अभी 10 दिन ही हुए थे। दुल्हन अपने पति से कहती है कि उसके सर में दर्द हो रहा है, उसे अजीब सी तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है। दूल्हा कहता है कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो, हम बाजार में चलेंगे, कुछ खरीदारी करेंगे और उससे पहले मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा दूंगा। पहले डॉक्टर को दिखाया जाता है, फिर बाजार में खरीदारी कराई जाती है। उसके बाद दूल्हा ज्यादा खुश था, अपनी पत्नी को लेकर सीधा एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। जब दुल्हन रेस्टोरेंट पे जाती है तो वो कहती है कि मुझे टॉयलेट जाना है। दूल्हा दे रहा था खाने पीने का ऑर्डर, दुल्हन चली जाती है टॉयलेट के अंदर। वो टॉयलेट में जाती जरूर है लेकिन लौट कर वापस नहीं आती। दूल्हा परेशान हो जाता है। उसका इंतजार करते करते लगभग 20 से 25 मिनट बीत जाते हैं। उसके बाद सीधा रिसेप्शन पे जाता है, जाकर कहता है कि साहब मेरी पत्नी है, वो अचानक से गायब हो चुकी है, मैंने अभी उसको टॉयलेट भेजा था, जाकर देख लीजिए। 3 मंजिला वो होटल होता है, उसके हर एक कोने को देख लिया जाता है, दुल्हन नहीं मिलती है। आखिरकार जब सीसीटीवी कैमरे देखे जाते हैं तो पता चलता है कि वो होटल से भाग चुकी है, फरार हो चुकी है। दरअसल ये कहानी है उत्तर प्रदेश के चंदौली का एक मुगल सराय कोतवाली लगती है। दूल्हा वहां जाता है, बताता है कि साहब 4 जून को शादी हुई थी और 14 जून को वो अपनी पत्नी को लेकर जाता है एक होटल के अंदर। कुछ इस तरह की पूरी कहानी सुना जाती है। पुलिस मामले में एफआईआर दर्ज करती है और उस दुल्हन को तलाश करना शुरू कर देती है। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद दुल्हन पुलिस के हाथ लग जाती है, लेकिन पता चलता है कि वो अकेले नहीं गई थी बल्कि अपने प्रेमी के साथ भाग चुकी थी। आखिरकार प्रेमी के परिवार वाले, दूल्हे के परिवार वाले और दुल्हन के परिवार वाले सब के सब इकट्ठे होते हैं और जब उस लड़की से, यानी किसका नाम खुशबू होता है, उससे बातचीत की जाती है कि क्या तुम अपने पति शमशेर चौहान के साथ जाना चाहती हो कि नहीं जाना चाहती हो। तो वो कहती है कि मैं बालिग हो चुकी हूं, अपने अच्छे और बुरे का फैसला खुद ले सकती हूं, इसलिए मुझे अपने पति के साथ नहीं बल्कि प्रेमी के साथ जाना है। उसने जिद पकड़ ली थी और उसकी जिद के आगे प्रेमी का परिवार, पति का परिवार और खुद का भी परिवार वो हार जाता है और वो अपने प्रेमी के साथ आराम से चली जाती है। इस लड़की की जिद की जब चारों तरफ चर्चा होती है तो अखबार में ही खबर बन जाती है और एक ऐसी ही खबर थी। एक अनपढ़ महिला ने बड़े बड़े ऑफिसरों के दिमाग को भी पूरी तरह से चकरा दिया। उसने न केवल अपने पति का कत्ल किया बल्कि उसके 10 टुकड़े कर दिए और जब 10 टुकड़े मिलते हैं तो जो ऑफिसर थे पहले उस जगह को देख चुके थे और वापस उसी जगह पर वहां लाश मिल जाती है। यह कहानी दृश्यम फिल्म से भी कोई कम कहानी नहीं है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश के जिला नासिक की एक तहसील है जिसका नाम है सुरगाना तालुका। दरअसल इसी का एक गांव लगता है मालगोंडा। यहीं का रहने वाला उत्तम अपनी पत्नी मेथू से बोलता है। वो कहता है कि जाकर भाभी से पूछ के आओ कि भैया कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या बात है, कहां चले गए हैं, आपसे पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं। मेथू दरअसल अपनी जेठानी के पास जाती है, इसका नाम होता है प्रभावती के पास जाती, जाकर कहती है कि तुम्हारे जो देवर ने मुझे भेजा है, जो तुम्हारे पति इनके जेठ जी हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं आजकल, उनके बारे में कोई बात हो तो बता दीजिए मुझे, वो बार बार पूछ रहे थे, मैं कई बार कहने में उनके यहाँ पर आई हूँ। इस तरह की जब मेथू ने अपनी जेठानी से ये बात कही तो जेठानी ने कहा कि तुम परेशान क्यों होती हो, वो कमाने के लिए गए हैं, वो गुजरात गए हुए हैं, गुजरात के एक बिली मोरा एक जगह लगती है, वो वहां पर गए हैं। जैसे देवरानी से ये बात कही जाती है, इसी बीच में उसका एक दुपट्टा होता है, उस दुपट्टे को वो कुछ इस तरह से फेंक के मारते हैं कि वो चाहती तो ये थी कि ये दुपट्टा फेंका हुआ बिल्कुल भी दिखाई ना दे, लेकिन जब उसने उस दुपट्टे को फेंक के मारा और जिस चीज को ढकने की कोशिश की जाती है, दरअसल देवरानी उसे देख लेती है। अब देवरानी यहां से उसका दिमाग एकदम क्लिक करता है। वो सोचती है कि आखिरकार ऐसा क्यों किया होगा, क्या इसके पीछे वजह रही होगी। तुरंत ही वो अपने पति उत्तम के पास जाती है और उत्तम से जाकर कहती है कि उत्तम, तुम्हें पता है तुम्हारी भाभी ने मुझे देखकर मुझसे बातचीत करते हुए अपना दुपट्टा तुम्हारे भैया के चप्पल पर फेंक के मारा था। आखिरकार कुछ ना कुछ तो बात है। तो उसका जो भाई उत्तम है वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। मजबूर इसलिए हो जाता है क्योंकि उसके भाई के पास, जिसका भाई का नाम होता है यशवंत ठाकरे, उम्र जिसकी लगभग 43 साल के आसपास होती है, उसके पास महज एक जोड़ी ही चप्पल थे। ये बहुत गरीब परिवार है, मजदूरी वैसे करता है। उसका जो एक चप्पल गायब है और एक चप्पल वहां था, उसको भी वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। तब उसे लगता है कि भैया के साथ कहीं ऐसा तो नहीं है कोई अनहोनी घटना हो गई हो। आखिरकार भैया कई दिन से दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन घर के अंदर उनका चप्पल रखा हुआ है, वो बिना चप्पल के कहां गए होंगे। बस इतना था। उत्तम नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और पुलिस स्टेशन में अधिकारियों का इंतजार कर रहा था। इंतजार करते करते कहता है कि साहब एक बहुत जरूरी बात है, मेरा भाई जिसका नाम यशवंत ठाकरे है, उम्र जिसकी लगभग 43 साल के आसपास है, वो कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहा है। भाभी से पूछते हैं तो भाभी कोई सही जवाब नहीं देती है, लेकिन साहब भाभी ने अपने दुपट्टे से चप्पल को छुपाने की कोशिश की थी, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आप एक बार चलकर देख लीजिए। अब पुलिस अधिकारियों ने जाकर वहां देखा, यानी कि घर जाते हैं, जो घर होता है मालगोंडा। वहां जाने के बाद वहां पता करते हैं। जब पुलिस गांव में पहुंचती है तो सैकड़ों लोगों का जमघट लग जाता है। तो देखते देखते चाहे गली हो, चाहे वो आसपास का आंगन हो या छत है, बहुत सारे लोग पुलिस को देखकर वहां पर आ जाते हैं। वो तमाशा सा देख रहे थे, तभी पुलिस से किसी ने आकर कान में थोड़ी सी कानाफूसी कर दी। कहा कि साहब जो शौचालय के बराबर में जो गड्ढा है ना, इस गड्ढे में जो आप जरूर देखिए, कुछ ना कुछ मिल सकता है आपको, यहां से कुछ अजीब तरह की बड़ी दुर्गंध सी आती है। अब जैसे ही पुलिस ने ये बात सुनी तो पुलिस ने का भी दिमाग ठनक जाता है। आखिरकार पुलिस ने उस गड्ढे को देखा तो एक बड़ा सा गड्ढा होता है, लेकिन उस गड्ढे के अंदर गोबर भरा हुआ था। गांव वालों की मदद से आखिरकार उस गड्ढे के अंदर से गोबर निकलवाया जाता है।
पूरा का पूरा गोबर निकल जाता है, लेकिन कहीं कुछ अता पता नहीं चलता। आखिरकार पुलिस वहां से चली जाती है। गांव के लोग, जिस तरह से कोई तमाशा होता है, बड़ी संख्या में लोग जुट जाते हैं। गांव के लोग भी जुटे थे और जुटने के बाद वो अपने अपने घर चले जाते हैं। अब इसके बाद कई दिन का समय बीत जाता है। कई दिन बीत जाने के बाद एक बार फिर से पुलिस को कॉल किया जाता है, फोन किया जाता है कि साहब, जो दुर्गंध थी वो तो कम हो नहीं रही है, हालांकि आपने गड्ढा खाली जरूर करा दिया है, आपको एक बार फिर से आना चाहिए, क्योंकि जहां से वो दुर्गंध आ रही है उसी के पास से कुछ मक्खी, मच्छर, कुछ कीड़े भिन भिनाते रहते हैं और वहां से अजीब तरह की स्मेल आ रही है, आपको आना चाहिए और आकर देखना चाहिए। पुलिस ने फिर से इस मामले को गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद जो मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी, उसके बाद फिर पुलिस उसी गड्ढे के पास पहुंचती है। पहला गड्ढा जो खोदा गया था, दूसरा गड्ढा जो शौचालय का गड्ढा था, आखिरकार उस सेप्टिक टैंक को हटाया जाता है। उसके ऊपर जो कुछ रखे हुए सामान थे उसको हटाने के बाद उसको फिर देखा जाता है तो पता चलता है कि उसके अंदर लाश निकलती है। लाश भी 10 टुकड़ों में बटी हुई थी। जब पुलिस उस लाश को निकालती है तो उसका पहचान पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब यह सवाल किया जाता है कि लाश किसकी है, क्योंकि जो व्यक्ति गायब है उसी की लाश होगी, इस तरह से अंदाजा लगाया जा रहा था। अब पुलिस ने जो महिला है जिसका नाम प्रभावती है, अब आखिरकार प्रभावती को हिरासत में लिया जाता है। उससे पूछताछ की जाती है कि आखिरकार तुमने अपने पति का मर्डर क्यों किया, पूरी कहानी शुरू से सुनाओ, नहीं तो पुलिस अपने तरीके से तुमसे पूछताछ करके यह सच उगलवा ही लेगी। आखिरकार प्रभावती ने काफी कहानियां बनाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के सामने कोई कहानी बनाने की कोशिश भी करे तो वो कामयाब नहीं होती है। हालांकि पुलिस एक बार पहले से ही अपना बेवकूफ बनवा चुकी थी, क्योंकि वो अनपढ़ औरत जो थी उसने एक गड्ढा उड्ढा खोदा और इस तरह से पुलिस को गुमराह कर दिया था, पूरे गांव के लोगों को गुमराह कर दिया था। पुलिस इस बार गुमराह नहीं होना चाहती थी और पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की है, तब सच निकल के सामने आता है। वो बताती है कि साहब 14 अप्रैल 2025 की बात है, रात का समय था, वो शराब पी के घर आ जाता है, नशे में बहुत ज्यादा धुत था। आखिरकार जब उसे खाना दिया जाता है, उस रात दाल और चावल बनाए गए थे, उसे दाल चावल पसंद नहीं आ रहे थे। इसी बीच में वो गाली देने लगता है। गाली देते देते वो हिंसा का रूप अपना अख्तियार कर लेता है। वो उसे मारपीट करना शुरू कर देता है। मारपीट करते करते उसने गला पकड़ लिया और गला पकड़ के वो गला दबा ही रहा था। उसे नहीं पता कि कब उसके हाथ में कुल्हाड़ी आ जाती है। उसने अपनी जान बचाने के लिए कुल्हाड़ी को जैसे ही मारा तो उसका पति वहां गिर जाता है और उसका गुस्सा इतना बढ़ जाएगा उसने कभी सोचा नहीं था। उसके बाद उसने अपने पति के लगभग 3 हिस्से कर देती है। 3 हिस्से तो कर देती है, अगर आखिरकार करे तो क्या करे, क्योंकि अगर इस बात का किसी को पता चलेगा तो जाहिर सी बात है पुलिस पकड़ के ले जाएगी और पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी। तब उस अनपढ़ महिला ने जो सेफ्टिक टैंक था शौचालय का, आखिरकार उसके जो ऊपर स्लैब होते हैं उसको हटाया और स्लैब हटाने के बाद आखिरकार उस बॉडी को उसके अंदर डाल दिया। जो कपड़े थे उसके तन से कपड़े उतार लेती है, कपड़ों में लगा देती है आग और उसकी बॉडी को ढकने के बाद उसके बाद फिर उस पर स्लैब जो रखे जाते हैं उसको बड़ी तरतीब के साथ रखती है ताकि इसकी दुर्गंध न निकल सके। साथ ही वो इंतजाम करती है कुछ ऐसी गोलियों का कि गोली लाकर उसके अंदर टैंक में डाल देती है और किसी को इस बात की कानो कान खबर नहीं लगती। लेकिन उसे पता था कि किसी ना किसी दिन उसके पति के बारे में जरूर पूछा जाएगा, इसलिए उसने शौचालय के गड्ढे के बराबर में एक और गड्ढा खोदा और उसने कई दिनों तक मेहनत की। गड्ढा खोदने के बाद आखिरकार जहां तहां से गोबर का इंतजाम किया और उसके अंदर वो लगातार गोबर डालती रहती थी। गोबर की दुर्गंध से आसपास के लोगों को दिक्कत होनी शुरू हो जाती है और अचानक से ही गोबर आया। ये वाकई अपने आप में सवाल खड़े कर रहा था। आसपास के लोग जानने की कोशिश भी कर रहे थे कि आखिरकार क्या है। किसी ने पूछा कि ये तुम्हारा जो पति है ये कहां पर है, तो उस पति के भैया की यशवंत ठाकरे कहां पर है, तो वो बताती है कि वो गुजरात के बिलमोरा में गए हुए हैं। बिलमोरा जो लगता है वो उसका अपना मायका लगता है और वो पहले भी वहां जाता रहा है मजदूरी करने के लिए। उसने लगातार ऐसे करते करते 2 महीने का समय गुजार देती है। आखिरकार 14 जून 2025 को उस सेप्टिक टैंक्स के अंदर से 10 अलग अलग अवशेष मिलते हैं उसके पति के। फिर इस घटनाक्रम का खुलासा होता है। पुलिस जो इस घटनाक्रम का खुलासा कर रही है, हालांकि पुलिस खुद भी इस बात को अभी सेटिस्फाई नहीं है कि जो उसने हत्या की वजह बताई है यही वजह है या कोई और वजह है। पुलिस उस वजह की भी तलाश करने की कोशिश कर रही है या फिर यही जो वजह बताई गई है उस महिला द्वारा वही वजह है। लेकिन इस घटना ने, उस अनपढ़ महिला ने, उस न केवल पूरे गांव के लोगों के बल्कि जितने भी पुलिस ऑफिसर वहां पर पहुंचते हैं सभी के दिमाग को पूरी तरह से चकरा दिया था। लोग सोचने पर मजबूर हो चुके थे कि एक अनपढ़ महिला आखिरकार इतनी शातिर कैसे हो सकती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते ये टीपू सुल्तान है, साथ ही मोहम्मद यामीन अली रंगरेज हैं और पूजा रावत हैं जो कि उत्तराखंड की रहने वाली हैं। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और साथ ही राहुल है, उनकी पत्नी सरिता प्रजापति जो कि मालीपुर की रहने वाली हैं, और फैसल खान हैं और उनकी पत्नी है नेहा जो कि मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। आज इनकी शादी की सालगिरह है, इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है जिसमें मयंक यादव, जगराज सिंह, प्रीतम अविनाश शास्त्री, मोहम्मद जसीम अंसारी, नूर रूप, रशीद अरवाज, गोपाल कृष्ण साहू, गजेंद्र तोमर, किरण सिंह, मनोज कुमार, असलम खान, रामू, पंकज सिंह, जिदान अहमद खान, सुमित कुमार, खैमराज सिंह,
जगमोहन गुज्जर, सोमी सोफिया, प्रदीप गौर, चमन कुमार, श्रुतु राजपूत, ओमेंद्र नाथ पांडे, हेम प्रकाश, सपना कान्हा परी, आशीष जादौन, अनुभव शुक्ला, गोविंद कुमार, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।